चुनाव से ठीक पहले बिहार में मतदाता सूची का हो रहा है पुनरीक्षण का कार्य। महागठबंधन के नेताओं ने इसे साजिश दे दिया करार और खोल दिया साजिश का पुलिंदा। वहीं 1 करोड़ से ऊपर मतदाता हो जाएंगे मतदान से वंचित। नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 से ठीक पहले बिहार में 24 जून 2025 को चुनाव आयोग के स्तर से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उस नोटिफिकेशन के तहत तुरंत ही बिहार के तमाम मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ करने का आदेश दिया जाता है। दोस्तों, यह कार्य प्रारंभ भी हो जाता है ठीक अगले ही दिन 25 जून 2025 से। और दोस्तों, यह पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ होते ही महागठबंधन के नेताओं के द्वारा इसे एक साजिश करार दे दिया गया है। साथ ही साथ यह भी दावा किया गया है कि ऐसे कार्य से बिहार के गरीबों और साथ ही साथ वंचित ऐसे कुछ समूह है जिन्हें मतदान करने से वंचित होना होगा, उन्हें अपने मताधिकार के प्रयोग से निश्चित रूप से मुंह फेरना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आखिर चुनाव आयोग के द्वारा यह पुनरीक्षण का कार्य का प्रारंभ किया गया है, आखिर इसमें क्या कुछ होगा, आखिर कैसे बिहार के तमाम मतदाता अपने आप को एक वैध मतदाता के रूप में साबित कर सकेंगे, इसके लिए क्या क्या समय का निर्धारण किया गया है और साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट तमाम मतदाताओं को, तमाम बिहार की आम जनता को दिखाना होगा। आइए इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, 24 जून 2025 को चुनाव आयोग के द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया कि बिहार के मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य किया जाना है और ठीक अगले दिन यानी 25 जून 2025 से मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। अब आइए दोस्तों, यह पुनरीक्षण का कार्य आखिर है क्या। मैं बता दूं कि पुनरीक्षण का कार्य का मतलब ये है कि तमाम बिहार के जो मतदाता है, जिनकी संख्या लगभग अभी 8 करोड़ है, उन सभी मतदाताओं को अपना वैधता संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यानी चुनाव आयोग अब यह जानना चाहती है कि आखिर बिहार में वैध तमाम मतदाताओं की संख्या क्या है। ऐसा तो नहीं है कि अवैध मतदाता भी बिहार में है। और साथ ही साथ दोस्तों, अवैध के क्रम में एक बड़ा दस्तावेज भी तमाम मतदाताओं को सुपुर्द करना होगा। जो मतदाता अपना वैध दस्तावेज सुपुर्द नहीं करेंगे, उनका नाम यूँ भी मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। आइए दोस्तों, इसके क्रम के बारे में हम बारी बारी से जानते हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य के बारे में आपने जान लिया। इसकी प्रारंभ भी हो गई है, शुरुआत भी हो गई है। जहां एक तरफ चुनाव आयोग बड़े बड़े दावा करते हैं कि इस पुनरीक्षण के कार्य से बिहार के मतदाताओं के अंदर जो भी वैधता है उसका सही प्रमाण सामने उभर कर आएगा, तो वहीं पर महागठबंधन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा इन बिंदुओं पर एक बड़ी बातें कही गई है, जो आप देखिए। तो अब केवल बिहार में होगा, देश के और किसी राज्य में नहीं होगा, केवल बिहार में होगा। और क्या जो पिछले बार 2 वर्ष लगे थे, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 25 दिन में इसको पूरा कर लें? ये सवाल खड़ा होता है और साफ इसमें साजिश की बू आती है। और इस साजिश में और कोई नहीं, नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान है और मोदी जी, क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं। तो दोस्तों, महागठबंधन केवल के बिहार में होगा, इसे एक साजिश करार दिया गया है। और साजिश इस रूप में कि आखिर बिहार में ही क्यों, और सबसे पहले कि चुनाव से ठीक पहले ही क्यों। आइए दोस्तों, आखिर कितना समय लगेगा। चुनाव तो काफ़ी निकट है। नवंबर दिसंबर महीने में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और उससे ठीक 3 महीना पहले यह कार्य प्रारंभ किया गया है।
सबसे पहले इसके लिए जो समय सीमा का निर्धारण किया गया है वह है 25 जून 2025 से लेकर 26 जून 2025 तक। सॉरी दोस्तों, 26 जुलाई 2025 तक, यानी 1 महीने का समय दिया गया है बिहार के तमाम मतदाताओं को अपना अपना वैधता संबंधी कागजात उपलब्ध कराने के लिए। इसके क्रम में जितने भी BLO हैं उनके द्वारा बिहार के सभी मतदाताओं के नाम से घर घर जाकर एक आवेदन मुहैया कराया जाएगा। उस आवेदन को मतदाताओं को भरना होगा और भरकर उसे 26 जुलाई 2025 से पहले या तो ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा या फिर अपने संबंधित BLO को ही दे देना होगा। अब आइए दोस्तों, 1 महीने यानी 26 जून तक 26 जुलाई तक जिन मतदाताओं के द्वारा फॉर्म जमा करा दिया गया उन सभी के फॉर्मों पर विचार होगा और उसके बाद कौन वैध है और कौन अवैध है इसकी जांच की जाएगी। जो अवैध होंगे उन्हें मतदाता सूची से नाम हटा दिया जाएगा और जो वैध होंगे वही रहेंगे। लेकिन इसी बीच 26 जुलाई 2025 तक जिन मतदाताओं के द्वारा आवेदन जमा नहीं किया जाएगा, चाहे वो ऑफलाइन मोड के रूप में हो या फिर ऑनलाइन मोड के रूप में, उनका भी नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। तो यहीं पर एक बड़ा बंदिश लगा दिया गया है, एक समय का निर्धारण किया गया 1 महीने के अंदर। अब आइए दोस्तों, इसके लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले जो मतदाता सूची है, संपूर्ण मतदाता सूची जो कि 8 करोड़ की संख्या वाली है, इन्हें 3 उम्र के मतदाताओं के रूप में विभक्त किया गया है। दोस्तों, इसमें हर एक प्रकार के उम्र के तमाम मतदाता शामिल है। और सबसे पहले कि 1 महीने का समय का निर्धारण किया गया है। अभी बरसात और मानसून का समय है, इसको लेकर भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने क्या कहा है, जरा चंद मिनटों में इसे सुन लिया जाए। ये मानसून का समय है बिहार में। हाँ बताइए, बिहार का कुल 73% इलाका जो है बाढ़ से हम लोग परेशान रहते हैं, यानी क्षेत्र प्रभावित रहता है। 73% सवाल उठेगा कि लोग अपना जान माल बचाएगा कि चुनाव आयोग को कागज ढूंढ ढूंढ करके लोग देगा, ये सवाल पैदा होता है। कई नदियां में पानी जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कई जगह अलर्ट किया गया है। और इस मानसून के समय क्या लोगों के पास इतना समय है कि चुनाव आयोग को अपना कागज देगा? तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है, लगभग आज से ये कार्य जो है शुरू कर दिया गया है। 90% से अधिक DEO ERO है, उनके पास 2003 का मतदाता सूची भी उपलब्ध नहीं होगा जिसके आधार पर वो ये कार्य करेंगे। यानी अभी तक उन लोगों को वो मतदाता सूची जो है उपलब्ध भी नहीं कराया गया है और काम जो है शुरू करा दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपने देख लिया कि सिर्फ 1 महीने का समय, अगर आवेदक अपना आवेदन नहीं जमा करते हैं तो उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। अब आइए हम बातें करते हैं कि 3 कोटि में विभक्त किया गया है तमाम मतदाता सूची के मतदाताओं को। सबसे पहले 1 जुलाई 1987 से पूर्व जिनका मतदाता सूची में नाम है, जिनका उम्र है दोस्तों 1 जुलाई 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है, उनको अपना आवेदन ऑफलाइन मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में जमा करना होगा। इसके साथ उन्हें दस्तावेज यह सुपुर्द करना होगा कि उनका जन्म तिथि या फिर जन्म स्थान, यानी कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, या तो उनका वैध जन्म तिथि संबंधी प्रमाण होना चाहिए या फिर उनका जन्म कहाँ हुआ इससे संबंधित प्रमाण होना चाहिए। याद रखा जाए दोस्तों, यह जो भी निर्गत प्रमाण पत्र होंगे वह 1 जुलाई 1987 से पूर्व का निर्गत होना चाहिए। इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी
स्कीम यानी पेंशन संबंधी दस्तावेज यानी सरकारी कर्मियों के लिए जो भी आईडी है वो मान्य होंगे। ये तो सरकारी कर्मियों पर लागू हो जाएगा, उनके पास उपलब्ध होगा। अब आइए दोस्तों, बातें की गई है आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। सरकार के द्वारा वैसा आईडी जारी किया गया जो 1987 से पूर्व का निर्गत हो। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि आधार कार्ड को मान्य करार नहीं दिया गया है। जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना है, पासपोर्ट उपलब्ध कराना है, उसे सुपुर्द करना है फॉर्म के साथ, लेकिन ना तो आधार कार्ड जमा करना होगा, ना तो उसे वैध माना जाएगा, और ना ही पूर्व से पहले से जो ईपिक जारी किया गया है उसे ही वैध माना जाएगा। तो इस आधार पर यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि 1 जुलाई 1987 से पूर्व जो भी सरकारी दस्तावेज है वो आखिर किन मतदाताओं के पास उपलब्ध होंगे। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षित समाज के लिए ये तो निश्चित है उनके पास होंगे, लेकिन जितने भी अशिक्षित गरीब गुरबे होंगे उनके पास ये दस्तावेज आखिर कहाँ से आएंगे जो 1987 से पहले निर्गत हुआ हो। जन्म प्रमाण पत्र कितने लोगों के पास में है वो सभी जानते हैं। एक आंकड़ा बताता है कि बिहार में 2.8% लोगों के पास ही जन्म प्रमाण पत्र है। उसके बाद दोस्तों, पासपोर्ट कितने लोगों के पास होंगे, ये इससे भी आप सभी वाकिफ़ होंगे। उसके बाद राशन कार्ड है वो 1987 से पहले जारी होना चाहिए। अन्य जो भी है, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से मुश्किलें बढ़ेगी 1 जुलाई 1987 से पहले जिनका जन्म तिथि है। अब आइए दोस्तों, दूसरा जो कोटि का निर्धारण किया गया है वो कोटि क्या है, इस पर हम बातें करते हैं। वो है 1 जुलाई 1987 के बाद और 2 दिसंबर 2004 तक जिनका जन्म हुआ है उनके लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है। इन्हें अपना फॉर्म ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में जमा करना होगा, लेकिन इनके लिए यह प्रावधान किया गया है कि इन्हें अपना फॉर्म के साथ अपने माता या पिता में से किसी एक का संबंधित ओरिजिनल कागजात यानी दस्तावेज संलग्न करना होगा। यानी वही बात कि उनके माता या फिर पिता में से कोई एक हो जिनका जन्म संबंधी प्रमाण या फिर जन्म स्थान संबंधी प्रमाण होना चाहिए। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी होंगे उनका भी वही प्रमाण होना चाहिए। एक जन्म संबंधी, जन्म तिथि संबंधी प्रमाण होना चाहिए और दूसरा कि जन्म स्थान संबंधी प्रमाण होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर सवाल यही है कि 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच में जिनका जन्म हुआ उन्हें यह प्रमाण देना होगा। यानी स्पष्ट है कि 2 दिसंबर 2004 से पहले जो निर्गत प्रमाण है वही मान्य होंगे। अभ्यर्थी के तो द्वारा दिया जा सकता है, उनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र को भी मान्यता दी गई है। यही वही चीज़ें सारी लागू होंगी। ये भी पासपोर्ट ही जमा करेंगे, ये भी जन्म प्रमाण पत्र ही जमा करेंगे। सरकार के द्वारा जारी कोई आईडी है तो वो भी जमा कर सकते हैं, राशन कार्ड या बैंक इत्यादि है तो जमा कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड जमा नहीं कर सकते, ईपिक कार्ड जमा नहीं कर सकते। यहाँ पर माता पिता के वैधता संबंधी उनका आखिर जन्म तिथि या फिर जन्म स्थान संबंधी प्रमाण होना चाहिए। ये भी एक सवाल। इसके अंतर्गत जो जमा नहीं करेंगे उनका यह मतदाता वैध नहीं माना जाएगा, मतदाता सूची से नाम हटा दिया जाएगा। आइए दोस्तों, तीसरे कोटि के बारे में जानते हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि 2 दिसंबर 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है उनके लिए यह प्रावधान किया गया है कि उन मतदाताओं को अपना जन्म तिथि संबंधी या फिर जन्म स्थान संबंधी प्रमाण सुपुर्द करना होगा। साथ ही साथ उनके माता और उनके पिता दोनों का ही जन्म तिथि या फिर जन्म स्थान संबंधी प्रमाण जमा करना होगा। वही चीज़ कि ना तो आधार कार्ड और ना ही ईपिक मान्य होंगे, लेकिन शैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्य होंगे जो निश्चित रूप से 2004 से पूर्व का निर्गत होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आवासीय हो या जाति हो, इन सभी को भी वैध करार दिया गया है, लेकिन
स्पष्ट है कि तय समय सीमा के अंदर वो निर्गत होना चाहिए। दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एक बड़ा मुद्दा जरूर बन चुका है। पढ़े लिखे और शिक्षित समाज के लिए तो ये कारगर साबित होगा। ये बात सत्य है कि जिनके पास पासपोर्ट है, ये बात सत्य है कि जो सरकारी कर्मी है उन्हें ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति अशिक्षित है, जो गरीब है, जो बिहार से बाहर जाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर है, उन्हें कठिनाइयों का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा। दोस्तों, इसको लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव का क्या बयान है, जरा शॉर्ट में सुनिए। नीतीश जी, मोदी जी डरे हुए हैं। वो बिहार के हार को देखते हुए नीतीश जी दिल्ली जाते हैं और वो चाहते हैं कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम जो है कट जाए। यानी लोकतंत्र में गरीबों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो अगर मिला है तो वो वोट का मिला है। और लालू जी हमेशा कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज, और उस अधिकार को भाजपा और नीतीश जी, जो वंचित, शोषित, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो है, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति या समाज परिवार है, उसके अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। अब आइए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सारे मतदाता सूची पुनरीक्षण के कार्यों पर अगर नज़र दौड़ाया जाता है तो इसके लिए 3 महीना का समय दिया गया है। इसके बारे में मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि इससे पहले 2003 में पुनरीक्षण का कार्य हुआ था, जिसमें 2 वर्ष लग जाने के बाद भी यह पूरा का पूरा कार्य नहीं हो पाया था। लेकिन 3 महीना में क्या यह पुनरीक्षण का कार्य सफल हो पाएगा, संपन्न हो पाएगा? दूसरी बातों पर गौर करेंगे तो असम में बीते वर्ष ही कुछ वर्ष पहले इस काम की शुरुआत की गई थी, लेकिन 6 वर्ष बीत जाने के बाद ही वहाँ यह पुनरीक्षण का कार्य नहीं संपन्न हो पाया। दूसरे अर्थों में अब तो इस पर सवाल इस रूप में उठने शुरू हो गए हैं कि इसे विपक्ष के दलों और विपक्ष दल के नेताओं के द्वारा इसे बैकग्राउंड एनआरसी करार दिया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि यह साजिशें रची जा रही है, और साजिश इस रूप में कि ढेर सारे वंचित समाज, बिहार के विपक्षी दल के बारे में कह दिया जाए तो ढेर सारे अशिक्षित समाज, गरीब हो या फिर जो भी शोषित वंचित समुदाय हो, उन सभी के लिए कहा गया है कि इन सभी को मतदान से वंचित कर दिया जाएगा। यह एक बड़ी साजिश है और इस साजिश के तहत ही सिर्फ व सिर्फ बिहार में इसका पालन किया जा रहा है। दोस्तों, इसको लेकर अब महागठबंधन के घटक दल में शामिल CPI-ML के दीपांकर भट्टाचार्य के द्वारा बड़ा बयान दिया गया है, जरा सुनिए। जो हम समझना चाहेंगे चुनाव आयोग से कि क्या चुनाव आयोग के दिमाग में पहले से ये बात थी कि बिहार के चुनाव से पहले पूरे सघन पुनरीक्षण के नाम पर 80 करोड़ 8 करोड़ मतदाता उनके एक एक की जांच करेंगे, एक एक का पूरा जन्म प्रमाण पत्र लेंगे। अगर पहले से चुनाव आयोग की प्लानिंग में ये बात थी तब दिल्ली में जो तमाम पार्टी के लोगों को बुला करके वर्कशॉप किया गया, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही था। चुनाव की तैयारी के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम यही है। इसके बारे में एक बार कुछ कहा भी नहीं गया। पटना में मीटिंग बुलाई गई, कोई बात नहीं हुई। और अगर ये पहले से प्लानिंग था और उसको छुपा के रखा गया था तो ये बेहद आपत्तिजनक है। और अगर ये कोई आफ्टर थॉट है, अचानक चुनाव आयोग के दिमाग में ये बात आई कि बिहार के चुनाव से पहले ये कर लिया जाए, इसका कारण क्या है? 1952 से हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं, 75 साल, और सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं, और बिहार को प्रयोगशाला क्या, मैं तो कह रहा हूँ, गिनी पिग बनाया जा रहा है, बिल्कुल गिनी पिग बनाया जा रहा है। तो बिहार के, हमें लगता है कि ये किसी पार्टी का सवाल नहीं है, हर नागरिक का सवाल है। हर नागरिक का ये सवाल उठना चाहिए
कि भाई इसका मतलब क्या है। इसके अगर हम तुलना करें, पैरेलल ड्रॉ करें, तो नोटबंदी, हम इसको कह सकते हैं कि वोटरबंदी। वो डिमोनेटाइजेशन था, ये डी वोटराइजेशन है। नोटबंदी में आपने 500 और 1000 के पैसे बर्बाद किया एक समय। इसमें आप कह रहे हैं कि तमाम मतदाता, इस समय मतदाता सूची का कोई मतलब नहीं है, नए सिरे से मतदाता सूची बनी। तो निश्चित रूप से दोस्तों आपने देख लिया कि यहाँ पर एक साजिश करार दे दिया गया है। और यहाँ पर विश्लेषण के रूप में मैं भी कहना चाहूँगा कि 3 महीनों के अंदर अगर यह कार्य नहीं होता है तो क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर एक और बातें सामने उभर कर आ रही है, और जो मेरा विश्लेषण कहता है कि ये तो निश्चित है कि जब 2 वर्षों में यह पुनरीक्षण का कार्य नहीं हुआ तो 3 महीनों में ये नहीं हो पाएंगे। उस वक्त होगा क्या, वही हो सकता है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, क्योंकि जब तय समय पर वोटर लिस्ट तैयार ही नहीं हो पाया तो आखिर चुनाव कैसे होगा। और जब वोटर लिस्ट तैयार नहीं तो चुनाव नहीं, और जब चुनाव नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगना तय है। इसी दिशा में बिहार की राजनीति जा रही है, जिसको लेकर अगर महागठबंधन के नेताओं के स्तर से बयानें दी जा रही है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ इसमें सत्यता प्रतीत होता है, क्योंकि यही कार्य अगर वर्षों पूर्व शुरुआत कर दिया जाता तो शायद इस तरह की बातें और साजिश का आरोप नहीं लगता। दोस्तों इन तमाम मुद्दों पर, मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के बिंदुओं पर आपका क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।